हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ की फीचर्स हैं जो हमने स्टडी नहीं करे अभी तक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो इसका मतलब क्या है पार्लियामेंट्री। ठीक, मतलब जो गवर्नमेंट किसके द्वारा बनी गई हो, पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड होती है गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आप क्या है, किसी भी कंट्री के कोई सिटीजन है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और वो आगे जाके पार्लियामेंट में जाके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, मतलब रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह वो बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक एक्ट है जिसके अंदर क्या है, अबव 18, मतलब 18 जो प्लस है, 18 प्लस जो सिटीजन्स है, मतलब किसी कंट्री के 18 प्लस है जो सिटीजन्स है, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्शन वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर आता है। तो ये क्या कह रहा है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अलाउ ऑल द सिटीजन टू इलेक्ट देयर लीडर्स। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू, जो ये वाला एक्ट है, इसके थ्रू जो सिटीजन है, जितने सारे सिटीजन्स को अपना एक अधिकार है, क्या अधिकार है, अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का। ठीक है, बस कंडीशन एक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो सिटीजन की एज होती है वो 18 प्लस होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम दे कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन। ठीक है, और अगर देखा जाए कि उसी समय वो क्या कर सकता है, इलेक्शन भी दे सकता है और खुद एक लीडर की, मतलब इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक पावर होती है। जैसे अगर हम डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी में ये वाली पावर होती है। अगर मोनार्की में होते हैं तो मोनार्की में ये वाली पावर नहीं होती, क्योंकि मोनार्की में क्या होता है, राजा होता है, तो राजा के अलावा या उसके वंशज के अलावा और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो लेकिन जो डेमोक्रेसी में है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, आप खुद भी क्या कर सकते हैं, आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं, मतलब जो भी सिटीजन्स है किसी भी कंट्री के, वो क्या करते हैं, अपने लीडर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, उनको इलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहां पे रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, और पूरे देश को क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में क्या करते हैं, वो चलाते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको डिस्कस की जाती है। जो भी बिल बन रहे हैं, ठीक है, कंट्री के लिए, वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। वो कौन बनाते हैं, जिन्हें हम चूज करते हैं, जिन लीडर्स को हमने चूज किया है, वो लीडर्स क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं। ठीक है, और उन जो रूल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू दी पीपल। देखो, अब अकाउंटेबल का मतलब क्या है, हमने किसको चूज किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया। ठीक है, तो जो भी अगर हमें जो दिक्कत होगी, हम किसके पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने उनको इलेक्ट करके वहां पे बिठाया पार्लियामेंट में। तो जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ भी चीज की होगी, लोग प्रोटेस्ट करते हैं महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए। ठीक है, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकार को। ठीक है, तो सरकार को क्यों ठहराते हैं, क्योंकि हमने किसको, गवर्नमेंट को चुना है, हमने इलेक्ट किया है। जो हमारे जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स को हमने इलेक्ट करके वहां पे पार्लियामेंट में बिठाया है, तो वो फैसला लेते हैं, तो हम उनके ऊपर उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं उनसे क्या करते हैं, जवाब मांगते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, प्याज के दाम क्यों बढ़ गए। ठीक है, जो भी इश्यूज होते हैं कंट्री के अंदर, वो सारे के सारे रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो वो किसका, जो पीपल्स हैं, वो सारे के सारे किससे पूछते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट में उन्होंने बिठाए हुए हैं। तो यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं नया की फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जैसे पूरी एक कंट्री है, तो कंट्री में डिफरेंट लेवल पे हम पावर का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो वो क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। देखो, देर वॉज अ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स है। ठीक है, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, अपनी जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से वो कितने ऑर्गन्स पे डिवाइड है, 3 ऑर्गन्स पे डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं, पहला आता है लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर वो होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, मतलब जिनको हम चूज करते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जैसे एमएलएज हो गए, ठीक है, एमपी हो गए। ठीक, तो इनका क्या काम होता है, देखो लेजिस्लेचर का मीन्स ये होता है कि ये क्या बनाते हैं, रूल या लॉ बनाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में या फिर, ठीक है, जो स्टेट पार्लियामेंट होती है वहां पे जाके क्या करते हैं, ये रूल बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो ये एमएलए जो एमपीज है, जिनको हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं हमारे, जिनको हम वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू हम उनको क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक, तो वो होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स देखो, एग्जीक्यूट करना मीन्स किसी चीज को लागू करना। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने क्या बना दिया, लॉज बना दिए। उन लॉज को कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में देखो कौन कौन आते हैं, जैसे पीएम आते हैं, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, पुलिस हो गई, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, कलेक्टर हो गए। ठीक, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। मींस जो ये लॉ को क्या करे, ये इंप्लीमेंट करे, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या होता है, हमें सबको पता है, सिस्टम ऑफ कोर्ट इन अ कंट्री। ठीक, एक कोर्ट होता है जहां पे पूरा जुडिशरी सिस्टम होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं जो। ठीक, ये किसमें आते हैं, जुडिशरी के अंदर आते हैं। पावर शेयर्ड अमंग्स दीज थ्री ऑर्गन्स, हमें पता है इन तीनों के अंदर क्या हो रही है, पावर को डिवाइड किया गया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। देखो अभी जो क्या जरूरत आ गई पावर को शेयर करने की इनको अलग अलग। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, देखो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ठीक है, ये इसीलिए डिवाइड किया गया है पावर अलग अलग, इसलिए ताकि कोई इन तीनों में से कोई मिसयूज ना करे। ठीक है, किसी भी पावर का मिसयूज ना करें। जैसे लेजिस्लेचर है, अपनी पावर का जो इनको जो पावर्स दी गई है उनका अगर मिसयूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो उनके ऊपर कौन निगरानी करेगा, एग्जीक्यूटिव्स रखेंगे। एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कौन रखेगा, जुडिशरी रखेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। इसे हम कहते हैं जैसे एक बैलेंस पावर। ठीक है, बैलेंस पावर्स, ठीक, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं इसको। तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों की, ताकि मिसयूज ना हो सके किसी भी पावर का। ऐसा नहीं है सारी पावर्स को मिसयूज ये कर लें। ठीक, तो इसीलिए क्या है, हमें मिसयूज करने से बचने के लिए हमने क्या कर रखा है, पावर्स को तीन अलग अलग, तीनों को अलग अलग पावर्स दे रखी है। लेजिस्लेचर को अलग दे रखी है, एग्जीक्यूटिव को अलग दे रखी है और जुडिशरी को अलग अलग दे रखी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इसको एक सोल भी बोला गया है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक वर्ड आया यहाँ पे, कंसाइंस। कंसाइंस का मीन्स ये होता है, मतलब बेसिक। ठीक है, जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरे तरह, जो मेन फीचर है उसका वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो कंसाइंस इसलिए बोला गया है, मतलब पूरी तरह से उसकी आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो आत्मा है वो किसमें बसती है, पूरी तरह फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज पावर बाय स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब इसका आर्बिट्री का मीन्स है एक तरफा। ठीक, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, किसके थ्रू, अगर कोई भी जैसे कोई भी गवर्नमेंट होगी या कोई भी स्टेट हो गया या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी सिटीजन को के ऊपर अत्याचार करता है, ठीक है, उसके ऊपर एक्सप्लॉइट करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किसको, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही वो जो सिटीजन है वो इनके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। अगर मान लो पूरा स्टेट भी अगर उस पर्सन के खिलाफ है तो फिर भी उस पर्सन को क्या मिलेगी, पावर्स मिलेगी। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। कौन प्रोटेक्ट करेगी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो फंडामेंटल राइट्स लाने का मकसद क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक्चुअली में जो कॉलोनियल रूल चला आ रहा था, कॉलोनियल रूल, ठीक, मीन्स जो ब्रिटिशर्स से जो राजा महाराजा थे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। ठीक है, छुआछूत होती थी। ठीक, इक्वलिटी नहीं रखते थे, तो उसकी वजह से ये ना हो, इसकी जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी,
डिप्रेस्ड हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉलोनियल रूल लागू हो चुका था, वो भुगत के आ चुके थे, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे ध्यान रखा कि फंडामेंटल राइट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। अब देखो, ये जो फंडामेंटल राइट है ये क्या बताता है कि अगर मान लो कोई भी कंट्री है, ठीक, उसमें माइनॉरिटी मेजोरिटी पर्सन होते हैं कास्ट के हिसाब से, ठीक है, रिलीजन के हिसाब से, ठीक है, माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज होते हैं। माइनॉरिटीज मीन्स जो कम संख्या में है, और मेजोरिटी जिनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक। तो क्या होता है, जो मेजोरिटी वाले पीपल्स होते हैं वो माइनॉरिटीज वालों को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो दबाने की कोशिश करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको भी अधिकार देता है बराबर का, ठीक है, कि मेजोरिटी को भी उतना ही हक है जितना माइनॉरिटी को भी है, ठीक। मतलब माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों क्या, उनको क्या माना गया है, इसमें इक्वल माना गया है, ठीक। तो दोनों के राइट्स क्या है, इक्वल इक्वल है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो वो कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट है जिनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट। पहले कितने थे, पहले 7 थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी का था जो उसको हटा दिया गया है। पहले कितने थे इसमें, पहले 7 फंडामेंटल थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, प्रेजेंट टाइम पे 6 हैं, ठीक। एक राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को भी हटा दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो ठीक है, उनको डिस्कस करिए। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राइट टू इक्वलिटी का, ठीक है। इक्वलिटी मीन्स समानता, सबको समानता का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये अपने क्या है, फंडामेंटल राइट है। सबसे पहला कि राइट टू इक्वलिटी में क्या है, आर्टिकल 13, 14, 15 में यही दिया गया है। क्या दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई भी अगर सिटीजन है किसी भी कंट्री का, उसको जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें उसको इक्वल क्या हो उसका, वो उसमें अधिकार हो, वो भी क्या कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है। जो एजुकेशन है, ठीक, तो एजुकेशन वो कोई सा भी एजुकेशन ले सकता है, उसको भी समानता का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज जो है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, जो गाँव में या फिर पुरानी रीति रिवाजों में जो छुआछूत होती है उसको पूरी तरह से इसमें बैन किया गया है, ठीक है। जो अनटचेबिलिटी है वो पूरी तरह से क्या है, बैन है। तो राइट टू इक्वलिटी में सिर्फ यही है कि हर पर्सन को क्या किया गया है, एक समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला जो आता है फंडामेंटल राइट वो आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ादी। तो आज़ादी का मतलब यह है कि कोई भी इंसान वो पूरी तरह से आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है, लेकिन दूसरी की फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आप रात में छत पे चले गए, ठीक है, 2 बजे, और ऊपर क्या कर रहे हो, लाउड स्पीकर बजा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दूसरे लोग जो है उनकी भी क्या होती है, नींद खराब हो रही है। मीन्स उनकी फ्रीडम में क्या हो रहा है, आप वायलेट कर रहे हो उनकी फ्रीडम को, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो क्या है, वो इसके अंदर नहीं आता। तो राइट टू फ्रीडम वो है कि आप अपनी आज़ादी जी सकते हो, लेकिन दूसरे की आज़ादी को नुकसान न पहुंचाकर, ठीक। तीसरा आता है देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स ये है, ठीक है, कि जैसे चाइल्ड लेबर होता है, ठीक, चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से इसमें क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। जो बच्चों को बाल मजदूरी करा देते हैं, आपने देखा होगा, जो फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज होगी बड़ी बड़ी, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, ले जाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। दूसरी चीज आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स मानव तस्करी, मानव का जो व्यापार होता है उसको पूरी तरह से इसमें बैन किया गया है, ठीक है। और तीसरी आती है इसमें बॉन्डेज लेबर, मीन्स जो बंधुआ मजदूर कहते हैं, जिसके जबरदस्ती काम करवाते हैं, वो किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है। तो इनके ऊपर पूरी तरह से बैन है। चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है, बॉन्डेज, जो बॉन्डेज लेबर्स हो गए उनके ऊपर, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर पूरी तरह से क्या है, बैन है इस फंडामेंटल राइट के अलावा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो राइट टू फ्रीडम, इसको अभी करेंगे हम। सबसे पहले इधर पढ़ लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म। इस राइट के थ्रू कोई भी सिटीजन कोई भी धर्म अपना सकता है, ठीक है। कोई भी अगर मान लो किसी जाति में या किसी धर्म में पैदा हुआ है तो वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन इसमें ये एक कंडीशन ये है कि वो सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार ही बदल सकता है, कोई जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी धर्म को अपना सकता है, ठीक। तो ये किस में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है।
उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मीन्स ये है कि कल्चर, जैसे कल्चर हो गया, आप देखते होंगे कि जैसे ट्राइब जो होती है, ट्राइबल एरियाज में उनके कल्चर्स होते हैं अलग अलग, ठीक, तो वो उनके कल्चर्स को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी वायलेशन के, ठीक है। एजुकेशनल राइट्स, जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग एजुकेशन देते हैं, जैसे देखा होगा आपने गुरुकुल हो गया, ठीक है, इस्लाम में मदरसा में एजुकेशन दी जाती है, तो उनको पूरी तरह से उनको राइट है, वो पूरी तरह से आज़ाद है उस एजुकेशन को फॉलो करने के लिए। ये किसके अंदर आता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंदर। लास्ट आता है देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर मान लो कोई सिटीजन या कोई पर्सन की ये सारे के सारे जो लॉ है अगर वायलेटेड कर दिए जाते हैं, मीन्स कोई पर्सन है उसको इन लॉज से वायलेट कर दिए जाते हैं, मतलब उसको छुआछूत की जाती है, या फिर उसको कहीं अंदर नहीं जाने देते, कहीं बाहर निकाल देते हैं, या देश में कुछ भी उसके साथ गलत करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू वो कोर्ट में जा सकता है और उसके लिए वो जस्टिस की मांग कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी बुरा होता है, अगर उसके ये सारे के सारे जो राइट्स हैं वो वायलेट कर दिए जाते हैं, ठीक है, अगर वो वायलेटेड कर दिए जाते हैं तो क्या करता है, ये लास्ट वाला जो बचता है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है आर्टिकल 32 में, ठीक है। इसके थ्रू वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके जस्टिस की मांग कर सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिसको इसमें शॉर्ट में कहते हैं DPSP, ठीक। तो ये DPSP होता क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैव अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो इनका काम क्या होता है? देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम क्या होता है, ये है क्यों, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड, ठीक है। टू एंश्योर द ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, मतलब जो भी सामाजिक और आर्थिक जो भी डेवलपमेंट है, जो भी आर्थिक विकास है और जो सामाजिक विकास है, उसको ये ध्यान में रखती है। कौन ध्यान में रखती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्योंकि देखो, आज़ादी के बाद जो इंडिया था वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका बहुत ज़्यादा लो था, तो उसको इंश्योर करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उसमें पॉलिसीज़ बनाई गई। ये पॉलिसीज़ होती हैं, इन पॉलिसीज़ को, इन प्रिंसिपल्स को ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर निगरानी करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस हिसाब से इनको बनाया जाए। टू एंश्योर द ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड टू गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, ठीक है, और जो इंडिया है, पूरा इंडियन स्टेट, उसको क्या कर सके, ये गाइड कर सकें कि क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या पॉलिसीज बनानी है। जैसे एक एग्जांपल लिया, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, मान लो जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इन वर्कर्स की वेजेस मीन्स इनकी जो तनख्वाह है वो डिसाइड कर दी कि इतनी रखनी है हमें, ठीक है, मान लो कुछ भी इनकी पेमेंट रखनी कि जो वर्कर्स हैं इनको मिनिमम इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए कि वो जिंदगी जी सके, मीन्स लिविंग वेजेस वो मिल सके उनको। तो वो किसके अंदर लिखेंगे? वो पॉलिसीज बनेगी, और उन पॉलिसीज को कौन डायरेक्ट करेंगे? जो इन प्रिंसिपल हैं, वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो क्या करते हैं? जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं, और पूरे देश को क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि किस तरह से हम पॉलिसीज बनाएं लोगों के लिए, ठीक है। जैसे वर्कर्स के लिए कोई पॉलिसीज बना दी कि वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम सैलरी जो भी है उन्होंने पॉलिसीज के अंदर वो बना दी है, ठीक है। तो ये वाली जो होती है किसके अंदर आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आती है, देखो सेक्युलरिज्म, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। देखो, सेक्युलरिज्म का मतलब होता क्या है? मीन्स होता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का अगर नॉर्मल मतलब निकाले, अपन मीनिंग निकाले, तो नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस मैटर, मतलब जो धार्मिक मैटर है उनसे, जो धार्मिक इशू है उनसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, मतलब वो धर्म वगैरह में नहीं मानता, उसे क्या कहते हैं? हम सेक्युलर कहते हैं। तो देखो, सेक्युलर स्टेट होता क्या है? सेक्युलर स्टेट मैंने पहले ही बताया है। देखो, स्टेट जो है, जैसे अगर नाम आ गया इंडियन स्टेट, ये अभी नाम आया यहाँ पे इंडियन स्टेट, इसका मतलब क्या है? एक इंडिया है वो पूरा का पूरा एक स्टेट में इसको बोला गया है, मतलब एक कंट्री के रूप में बोला गया है, स्टेट में इसमें कंट्री बोला गया है। तो सेक्युलर स्टेट क्या होता है? द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन, ठीक है, एज द स्टेट रिलीजन, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि कोई भी देश या कोई भी ऐसा स्टेट जो
किसी एक रिलीजन को फॉलो ना करता हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक स्टेट है, वो किसी एक धर्म को फॉलो करता है, वो कहता है सिर्फ यही धर्म फॉलो होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेक्युलर नहीं होगा। तो सेक्युलर स्टेट वो होता है जो धर्म को नहीं माने, जिसमें सारे धर्म अलाउ हो, ठीक है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे जो धर्म है, जितने भी धर्म है, वो सारे के सारे रिलीजन वो उसमें मान सकता हो, वो किस में आता है, सेक्युलर स्टेट में आता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है। क्योंकि इंडिया में देखो, आप जानते होंगे, इंडिया में इतने धर्म और जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पे धर्म वगैरह बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको अपना अपना रिलीजन का अधिकार है, ठीक है, फ्रीडम टू रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलर का मतलब होता है कि जो धर्म से, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ ना हो, ठीक है। तो इंडिया जो है वो किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, उसमें सभी धर्म आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म को ही, पर्टिकुलर रिलीजन को ही वो अपनाता हो, ठीक है। तो वो किस में आता है, सेक्युलर में आता है, जो किसी भी धर्म में नहीं मानता। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, कि जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी पर्सन के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो देखो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे मेन चीज है अपना जुडिशरी सिस्टम, कि वो पर्सन कहाँ जा सकता है डायरेक्टली, जुडिशरी सिस्टम में, मतलब कोर्ट वगैरह में जा सकता है। तो कोर्ट क्या करते हैं, उसके अधिकार की रक्षा करते हैं। द कोर्ट कैन प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द राइट्स इफ समवन राइट्स इज वायलेटेड, ठीक है। अगर किसी के अधिकार क्या है, वायलेटेड किए जाते हैं, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकार के लिए वहां पे जस्टिस की मांग कर सकता है। इट कैन सीक टू द कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, जो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस आर्टिकल के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपनी, अगर किसी के साथ, किसी के अधिकार वायलेटेड किए जाए, उसके साथ वायलेशन हुआ है उसके अधिकारों के साथ, तो वो कहाँ जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या स्टेट कोर्ट में वो अपनी अपील दायर कर सकता है और जस्टिस की मांग कर सकता है। तो जो कोर्ट है वो क्या करता है, रक्षा करता है हमें, हमारे अधिकारों की, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। देखो, मेजोरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी, जैसे मान लिया, ठीक है, कोई एक कंट्री है, ठीक, उस कंट्री में दो तरह के पर्सन, पीपल रहते हैं, ठीक है। एक कोई अलग कास्ट का है, एक कोई अदर कास्ट का है, ठीक है, दोनों के रिलीजन अलग अलग है। अगर मान लिया ए कास्ट वाले, जो ए रिलीजन वाले पर्सन अगर ज़्यादा हैं, तो ये ए वाले क्या कहलाए जाएंगे, मेजोरिटी कहलाए जाएंगे। और अगर बी वाले जो है वो ए से कम है, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, माइनॉरिटी पीपल कहलाए जाएंगे। तो क्या होता है, पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी इन अ लार्ज नंबर इज सेड टू बी मेजोरिटी, ठीक है। कोई भी अगर इंसान, कोई भी पीपल अगर लार्ज, एक सेम कम्युनिटी के हैं और ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब लार्ज नंबर्स में है, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, मेजोरिटी कहलाए जाएंगे। और अगर वही पर्सन सेम कम्युनिटी के अगर स्मॉल नंबर में होंगे, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, माइनॉरिटीज कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ठीक है, दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करता।